प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की आधारशिला इक्ता व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इक्ता शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जमीन का टुकड़ा होता है या भूखंड होता है। इक्ता के बारे में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इक्ता व्यवस्था एक तरह का प्रशासकीय अधिकार होता था। कहने का आशय यह कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी इक्ता का इक्तेदार बनाया जाता था तो वहाँ के प्रशासन के संचालन का अधिकार उसी व्यक्ति के पास होता था। यदि हम वैश्विक धरातल पर देखें तो वैश्विक धरातल पर इम्प्लीमेंट होने वाली इक्तादारी व्यवस्था को दो कैटेगरी में बांटा गया है या उसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। विश्व के वे देश जो पश्चिम दिशा की ओर स्थित थे और जहां मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, वहां जिस इक्ता व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया उसे पश्चिमी इक्ता कहा जाता है, जबकि विश्व के पूर्वी दिशा के देशों में जहां मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई वहां लागू किए गए इक्ता व्यवस्था को हम पूर्वी इक्ता कहते हैं। अब हमारे लिए पूर्वी इक्ता और पश्चिमी इक्ता के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जहां तक पूर्वी इक्ता की बात है तो पूर्वी इक्ता में भूमि अनुदान केवल राजकीय परिवारों को प्रोवाइड किया जाता था, या पूर्वी इक्ता में भूमि अनुदान राजकीय परिवारों को दिया जाता था। जबकि पश्चिमी इक्ता की जहां तक बात है तो पश्चिमी इक्ता सैनिकों को दी जाने वाली राजस्व अनुदान थी, जो केवल उसी के जीवन काल तक सीमित होती थी। कहने का आशय यह कि जो सैनिक सेना में अपॉइंट होता था तो उसे वेतन के रूप में जो भूमि का प्लॉट दिया जाता था वह हो गया पूर्वी इक्ता, जबकि पश्चिमी इक्ता बेसिकली राजकीय परिवारों को प्रोवाइड किया जाता था या दिया जाता था। जब मुहम्मद गोरी ने भारत को जीता तो भारत को जीतने के बाद भारत क्षेत्र में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मुहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्ता प्रदान किया। बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की आधारशिला के रूप में स्थापित हो गई। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक के क्षेत्रों को इक्ता के रूप में डिवाइड किया। हमारे लिए अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में दो प्रकार के इक्ता दिए गए। पहली इक्ता खालिसा क्षेत्र या राजकीय भूमि के बाहर के क्षेत्र में बड़ी बड़ी इक्ता होती थी, जिसे प्रांतीय इक्ता कहा जाता था या प्रांत स्तर का इक्ता कहा जाता था। जबकि दूसरी प्रकार की इक्ता
कुछ गांवों के रूप में दी जाती थी, जो कंपैरेटिवली छोटी छोटी इक्ताएं होती थी। जहां तक प्रांतीय स्तर की इक्ता की बात है, तो यह उच्च वर्ग के अमीरों को दिया जाता था और बड़ी इक्ताओं में प्रशासकीय या प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार दोनों निहित होते थे। मतलब राजस्व संबंधी अधिकार और प्रशासन का अधिकार बड़ी इक्ताओं के इक्तेदारों के हाथों में निहित होता था, जबकि छोटी इक्ताएं सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों को वेतन के रूप में देता था। लेकिन हमारे लिए यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि छोटी इक्ताएं जो होती थी, छोटी इक्ताओं के इक्तादारों के पास किसी भी प्रकार का प्रशासनिक और आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं होता था। बड़ी प्रशासनिक इक्ता जो होती थी, उसके इक्तेदार को या उसके धारक को मुक्ति या वली कहा जाता था, और मुक्ति या वली को यह अधिकार था कि वह अपनी इक्ता छोटी छोटी इक्तेदारों को भी डिवाइड कर सकता है या दे सकता है। अब हमारे लिए इक्तादारों और सुल्तान के बीच के रिलेशनशिप को समझना महत्वपूर्ण है। तो इस बेसिस पर यदि हम देखेंगे तो इक्ताएं तीन प्रकार की दिखती हैं। पहली इक्ता वह जो सुल्तान द्वारा जीता गया क्षेत्र किसी इक्तेदार को दिया जाता था, तो उस इक्तेदार पर दिल्ली सल्तनत या सुल्तान का पकड़ ज्यादा मजबूत होता था। दूसरी प्रकार की इक्ता वे थी जो अर्धविजित क्षेत्रों के रूप में दी जाती थी, और जिसे वह इक्ता मिलती थी उसे फिर से उस क्षेत्र को जीतना पड़ता था, और कंपैरेटिवली यहाँ का जो इक्तेदार होता था वह पहली इक्ता के इक्तेदार के तुलना में ज्यादा पावरफुल माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पूरी तरह से विजित क्षेत्र इक्ता के रूप में नहीं दिया गया था। चूंकि अर्धविजित क्षेत्र उसको मिला था और अपने इक्ता को उसने अपने ताकत या पराक्रम के बल पर वह जीतता था, इसलिए वैसे इक्तेदारों पर सुल्तान की पकड़ कंपैरेटिवली कमजोर थी। जबकि तीसरी प्रकार के इक्तेदार वे होते थे जो अविजित क्षेत्रों के इक्तेदार बनाए जाते थे। मतलब वे क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हैं, उन क्षेत्रों को भी किसी व्यक्ति को इक्ता के रूप में दे दिया जाता था, और व्यवहारिक रूप से इस श्रेणी के जो इक्तेदार होते थे वे लगभग स्वतंत्र होते थे। अब हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि इक्ताएं दो टाइप की होती थी, एक बड़ी इक्ताएं और दूसरी छोटी इक्ताएं। तो बड़ी इक्ता के इक्तेदार को मुक्ति या वली कहा जाता था, जबकि छोटी इक्ताओं के इक्तेदार को इक्तेदार ही कहा जाता था, या छोटी इक्ताओं के धारक को इक्तेदार कहा जाता था। और हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब दिल्ली सल्तनत के सत्ता पर लोदी सत्ता की स्थापना हुई, या दिल्ली सल्तनत में जब लोदी वंश की स्थापना हुई, तो आधिकारिक रूप से मुक्ति या बली को वजहदार कहा जाने लगा। मुक्ति या बली के बारे में हमारे लिए
हमारे लिए यह तथ्य जानना महत्वपूर्ण है कि मुक्ति या बलि भू राजस्व का संग्रह तो करते ही थे और उसी रेवेन्यू कलेक्शन से या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से वे अपना प्रशासन चलाते थे और उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि प्रशासन का खर्च, प्रशासन चलाने में जो खर्च होता था उसके बाद उनके पास जो सरप्लस लैंड रेवेन्यू बच जाता था, जिसे फवाजिल कहा जाता था, वह उन्हें दिल्ली सल्तनत के खजाने में जमा करना होता था। एक बात और हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि सैद्धांतिक रूप से मुक्ति या बलि का जो पद होता था वह वंशानुगत नहीं होता था और साथ ही मुक्ति और बलि का जो पद होता था वह ट्रांसफरेबल होता था। कहने का मतलब यह कि किसी भी एक इक्ता क्षेत्र के इक्तेदार को 3 साल से ज्यादा एक क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आज के क्लास में हमने इक्ता व्यवस्था या इक्ता व्यवस्था के प्रबंधन के बारे में देखा। जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि उन्हें यह वीडियो पसंद आए तो वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पर कमेंट करेंगे और अपने मित्रों के बीच वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।